अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट किया हुआ है और कल हमने ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, तो आज हम ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? सपोज करें हमारा एक प्रोजेक्टाइल है, हम इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्टाइल को कोई वेलोसिटी दी है v0 और ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लेगा प्रोजेक्टाइल, यानी टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन एयर। दी total time taken by projectile to remain in air, इसको कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है वो है 2v0 sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी डबल हो जाएगा। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है साइन थीटा पे। अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम 30 डिग्री पे थ्रो करेंगे, दूसरे को 60 डिग्री पे थ्रो करेंगे, तो 60 डिग्री वाले का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। जैसे अगर कहा जाए एक प्रोजेक्टाइल को हम एक एंगल से, एक वेलोसिटी से थ्रो कर रहे थे अर्थ पे, तो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अगर सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम मून पे करवाएंगे तो वहाँ क्या होगा? तो वहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो ये था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब अच्छा, आप यहाँ से एक कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछते हैं टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम, इसको कहते हैं टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो यकीनन इस टाइम का आधा होगा, यानी फिर उसकी इक्वेशन होगी v0 sin थीटा अपॉन g। ये फार्मूला होगा टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और ये फार्मूला है टोटल टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। तो ये टाइम किसका होगा? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू अटेन दी हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। एक और टर्म अब हम डिस्कस करेंगे और इस टर्म को कहते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जा सकता है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है ये। तो ये हम फाइंड करना चाहते हैं, और इस मैक्सिमम हाइट को हम h कहते हैं। इसका फार्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसका फार्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जा सकता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v0 साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो मैंने इसको होल स्क्वायर लिख लिया। तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस पे भी बात करेंगे तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मैक्सिमम हाइट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो मैक्सिमम हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ
साइन थीटा है। एक प्रोजेक्टाइल को अगर हम 30 डिग्री पे फायर करेंगे और दूसरे प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे फायर करेंगे तो 60 वाले की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी और 30 वाले की हाइट जो है वो कम होगी। इस तरीके से हाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है। अगर एक एनिमल जंप यहाँ भी लगा रहा है और मून पे भी लगा रहा है तो मून पे जो जंप लगाएगा उस पे उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से हम एक और बात करते हैं और उसको कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? देखें, एक प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से थ्रो किया था और प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 थे और यहाँ पे इसका x r के बराबर हो जाएगा और इसका y 0 हो जाएगा। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। डेफिनेशन इसकी ये होगी, दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इस रेंज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा वो होगा, x से इसको शो करते हैं, यहाँ पे इसको r से भी शो कर सकते हैं और इसका फार्मूला है v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। या इस सेम फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v0 sin थीटा v0 cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यानी यहाँ पे 2, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ये जो साइन 2 थीटा होता है ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। तो एक मैंने v साइन के साथ लगा दिया, एक मैंने v कॉस के साथ लगा दिया, तो दूसरा फार्मूला इसका ये भी है। ये फार्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट है और ये जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। कभी कभी आपको किसी न्यूमेरिकल में ऐसे दिया जाएगा कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 10i + 5j है, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज कैलकुलेट करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है। पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? ये जो 10i है हम इसको कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? हम इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ वर्टिकल आएगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 10 है, यानी ये होगा v0 cos थीटा। और इसी तरीके से ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको डिवाइडेड बाय g करेंगे तो हमें इसकी रेंज मिल जाएगी। अगर आप रेंज की बात करोगे तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin 2 थीटा, रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल की जंपिंग की रेंज कहाँ पे ज़्यादा होगी, मून पे ज़्यादा होगी या अर्थ पे ज़्यादा होगी, तो मून पे ज़्यादा होगी, क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बहुत कम होता है, 6 टाइम कम होता है, तो वहाँ पे रेंज जो है वो 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। अब एक बात आपको याद रखनी है कि 2 एंगल्स हमारी ऐसी होती हैं जहाँ पे रेंज सेम होती है और उन 2 एंगल्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज करें इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, या ऐसे लिखते हैं, तो अब ये देखें अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल्स हैं और हमने उन दोनों प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से थ्रो किया है, पर एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है θ1 के साथ और एक को हमने थ्रो किया है θ2 के साथ, तो इनकी रेंज सेम हो सकती है अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, यानी एक एंगल दूसरी एंगल की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। यानी इफ θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वी विल से देयर रेंजेस विल बी सेम। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ एक प्रोजेक्टाइल A है, उसकी स्पीड मैंने रखी थी 100 मीटर पर सेकंड और उसको मैंने थ्रो किया था 30 डिग्री के साथ,
दूसरा प्रोजेक्टाइल बी है, उसको मैंने थ्रो किया है 100 मीटर पर सेकंड के साथ, यानी दोनों की स्पीड मैंने सेम रखी है, पर उसको मैंने थ्रो किया है 60 डिग्री के साथ, तो इन दोनों की रेंज जो होगी वो सेम होगी। यानी दो ऐसे एंगल्स होने चाहिए जिनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एंगल्स जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। जैसे अगर एक एंगल 20 है तो दूसरी एंगल 70 होनी चाहिए, तो इस तरीके से भी हम उसको कह सकते हैं। पर याद रखिएगा इन दोनों प्रोजेक्टाइल्स की रेंज तो सेम होगी, पर एक की ट्रैजेक्टरी जो है वो अपना हाई होगी और एक की ट्रैजेक्टरी फ्लैट होगी, यानी इस तरीके से ट्रैजेक्टरी होंगी, एक ट्रैजेक्टरी ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, दोनों की रेंज जो है वो सेम है। तो हम कहेंगे इसको हमने थ्रो किया था सपोज करें 30 डिग्री पे, और इस वाले को थ्रो किया था हमने 60 डिग्री पे, दोनों की रेंजेस सेम होंगी, पर एक की ट्रैजेक्टरी फ्लैट होगी और एक की ट्रैजेक्टरी हाई होगी। ठीक है, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे मैक्सिमम रेंज। ये रेंज है, अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम रेंज। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल की कब होती है। तो मैक्सिमम रेंज तब होगी जब ये sin 2 थीटा 1 के बराबर हो जाए। दी रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप निकालेंगे sin इनवर्स 1। sin इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के, तो थीटा बराबर होगा 45 डिग्री के। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होगी जब आप उसको थ्रो करेंगे 45 डिग्री पे। सो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, एट 45 डिग्री द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें ताकि उसकी जो रेंज हो वो हाफ मैक्सिमम हो। तो याद रखिएगा 15 डिग्री, एक तो 15 डिग्री या तो 75 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की रेंज क्या होगी, सेम, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। सो एट 15 डिग्री और 75 डिग्री द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 45 पे, हाफ ऑफ मैक्सिमम पूछेगा तो ऑप्शन 15 भी सही है, 75 भी सही है। पर अगर आपसे पूछ रहे हैं लोएस्ट पॉसिबल टाइम, तो आपको पता है अगर आप 75 डिग्री पे फायर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप 15 डिग्री पे फायर करेंगे तो टाइम कम लगेगा। जब लोएस्ट टाइम की बात हो तो 15 डिग्री, अगर टाइम की बात नहीं है तो 15 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस, जो रिलेशन बहुत काम के होते हैं। एक रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम कहते हैं h इज इक्वल टू GT²/8। ये इनके बीच में फार्मूला है, यानी ये फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें ये बताया जाए कि भाई एक प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, आप उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करो। सपोज करो एक प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है और हमें कहा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करो। तो हम मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, g का वैल्यू 10 और इसका स्क्वायर करेंगे 16 होगा, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 1 और ये 2 यानी 20 हो जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन relationship between maximum height and range। इनके बीच में जो रिलेशन है इसको कहते हैं R इज इक्वल टू
या h इज इक्वल टू 4r r इज इक्वल टू 4h इंटू टेंजेंट थीटा, ऐसे भी कह सकते हैं, या इसका रिलेशन इसको जो है हम ठीक है ड्राइव भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे हम कहते हैं कि भाई रेंज का फार्मूला, तो रेंज और हाइट का सपोज करें हम जो है ना रेशो निकालना चाहते हैं, तो रेंज के फार्मूले में क्या हम ये लिख सकते हैं 2v0 साइन थीटा v0 cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये रेंज का फार्मूला है जो मैंने बताया है। और नीचे हम लिखेंगे हाइट का फार्मूला। व्हाट अबाउट हाइट, हाइट का फार्मूला था v0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो r अपॉन h क्या होगा 4, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ से जो v0 बचेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन, तो अभी हम इसको cos अपॉन साइन ही रख रहे हैं, ठीक है। अब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन r, ये 1/4 हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, ये टेंजेंट के बराबर होता है, तो h अपॉन r 1/4 टेंजेंट थीटा, ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, r यहाँ आ जाएगा, तो फार्मूला बन गया r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। ये इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात सीखें, आपकी रेंज मैक्सिमम कब होती है, r विल बी मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम होती है जब एंगल 45 डिग्री होती है और टेंजेंट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब है जो मैक्सिमम रेंज होती है वो हमेशा 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट के बराबर होती है। ये रिलेशन है किसके बीच में, ये रिलेशन है अपना क्या कहते हैं मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम भूल गए हैं, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला भी आप नोट कर लें। यानी देखें, रेंज का फार्मूला था r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, अगर हम साइन 2 थीटा की जगह 1 रखेंगे तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन g। तो जब भी आपसे मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सिर्फ वेलोसिटी दी जाएगी, बाकी आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, ये मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज 100 है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी, तो आप h कैसे फाइंड करेंगे, h फाइंड करेंगे आप r मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4 मींस 25। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी कि ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये वाला पाथ ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है, किसी भी पार्टिकल का जो पाथ होता है हम उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला है, क्योंकि इसका शेप जो है वो पैराबोला की तरह है। तो दो बातें यहाँ पे आप नोट करेंगे, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। यह क्वेश्चन भी पास पेपर्स में आ चुका है ईकेट में ना। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री एंड इट्स ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला, और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला है। दो क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलोड करता है उसको क्या कहते हैं, और जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है वो कौन सी है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोला है। तो इस तरीके से हमारा ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया। आप इनको नोट करें तो कुछ एमसीक्यूज करते हैं।
अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मेहरान यूनिवर्सिटी में भी आ चुके हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो इसको देखें। द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो था V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, उसके बाद है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज थ्रोन एट। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब 45 डिग्री पे थ्रो किया जाएगा। द मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन मेहरान यूनिवर्सिटी में और NED यूनिवर्सिटी में आ चुका है। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला मैंने बताया था V स्क्वायर अपॉन g होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स विल हैव सेम रेंज। तो मैंने कहा था जिन भी एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा उनकी रेंज हमेशा सेम होगी। ये देखें 70 हो रहा है, ये देखें 80 हो रहा है, ये देखें 90 हो रहा है। 57 और 33 90 बनेंगे तो हम कहेंगे इनकी रेंज जो है सेम होगी। उसके बाद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो मैंने बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है उसको पैराबोला कहते हैं। ठीक है, देखें आप लोगों को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ये सारे MCQs भी आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो हमारी कोशिश है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पे करवा दूं, तो आप इनको फॉलो करें। A projectile is thrown at the velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree upward. Find the time taken to reach the highest point. तो मैंने कहा था कि टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट का फार्मूला था V0 स्क्वायर V0 साइन थीटा अपॉन g। 2 तब आएगा जब टोटल टाइम पूछेंगे। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं 30 साइन 30 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 3, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी ये हो जाएगा 1.5। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, फाइंड द रेंज। रेंज फाइंड करने का फार्मूला था V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। V0 स्क्वायर अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। यहाँ पे एंगल रखेंगे 15 और 15 की एंगल डबल होगी तो 30। साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल। अब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। उसके बाद है द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है। फाइंड द हाईएस्ट पॉइंट। मैंने रिलेशन बताया था h = gt स्क्वायर अपॉन 8। g का वैल्यू 10 रखेंगे और t का स्क्वायर यानी 100 और g का 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट 125 मीटर्स आएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो बी होगा। अब यहाँ देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो आप मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करेंगे। आर मैक्स का फार्मूला V0 स्क्वायर अपॉन g होता है। V0 स्क्वायर 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ये 400 होगा 40। और आपको पता है जब मैक्सिमम रेंज होती है तो हाइट मैक्सिमम रेंज के 4 टाइम्स होती है, मैंने थ्योरी में बताया है। तो आप 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10। ये क्वेश्चन NED यूनिवर्सिटी में आया था। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम रेंज होगी 40 या आर मैक्स होगी इसकी 40 और रेंज और हाइट इसकी मैक्सिमम होगी 10। पहले रेंज पूछ रहे हैं तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी डबल की है, तो अब कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने कहा था रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 है फार्मूले में। अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया है तो रेंज 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ये ऑप्शन सही है। और मैक्सिमम हाइट जो थी वो भी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल थी, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगी। और टोटल टाइम ऑफ जो फ्लाइट था वो सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डबल होगा, बाकी रेंज भी 4 टाइम्स बढ़ेगी, हाइट भी 4 टाइम्स बढ़ेगी, तो इसलिए सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अब देखें, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मैक्सिमम हाइट, फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल। एक मैंने रिलेशन बताया था रेंज और हाइट के बीच में, आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h।
अब आपको कह रहे हैं रेंज और हाइट इक्वल है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। और आपसे पूछ रहे हैं टेंजेंट ऑफ एंगल, यानी ये पूरा पूछ रहे हैं, तो टेंजेंट ऑफ एंगल कितना है 4 है। पर अगर आपको ये पूछ रहे हैं कि वो एंगल बताओ जहाँ पे रेंज और हाइट आपस में इक्वल होती हैं, तो वो एंगल है 76 डिग्री। ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लें। लास्ट क्वेश्चन देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40i + 30j, फाइंड इट्स रेंज। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये वर्टिकल। रेंज का एक मैंने फार्मूला बताया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि रेंज बराबर है 2v0 sin थीटा v0 cos थीटा डिवाइडेड बाय g। और अगर आप इस पूरे को देखेंगे, ये कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वर्टिकल। और वर्टिकल में जिसके साथ j लगा होता है, इसकी जगह 30 रखेंगे, और ये i मीन्स हॉरिजॉन्टल है, इसकी जगह 40 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मीटर्स। तो ये तकरीबन आपकी प्रैक्टिस हो गई। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे, अगर आप काउंट करेंगे तो 10-12 क्वेश्चन हो रहे हैं ये। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, तो फिर आगे हम जो हैं वो डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल को। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है? सपोज करें आप एक टावर पे हैं, ये टावर इस ग्राउंड से बहुत हाई है, और आप इस टावर से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। जब आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो ये ग्राउंड पे ऐसे आके गिरेगा, तो हम इस प्रोजेक्टाइल को कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ प्रोजेक्टाइल is thrown horizontally, when a projectile is thrown horizontally from a certain height। जैसे विंडो है, विंडो से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करूंगा तो वो भी क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। या एक एरोप्लेन जा रहा है सर्टेन हाइट पे, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अगर वहाँ से मैं कोई पैकेज ड्रा करूँगा तो वो भी कैसे गिरेगा? वो भी इस तरीके से गिरेगा। जैसे अगर कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, अगर हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है, अगर उसका टारगेट यहाँ है, अगर वो यहाँ ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ेगा तो वो यहाँ नहीं गिरेगा, बल्कि वो थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। इस वजह से आगे जाके गिरेगा क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे, वही बातें हम डिस्कस करेंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात होगी, एक वर्टिकल कंपोनेंट की बात होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें आपको दी जाएगी, v0x आपको गिवन होगी, और v0y इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसके बाद एक्सेलरेशन, आपको पता है प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है वो -g के बराबर होती है। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता है थोड़ी देर के बाद भी वही की वही रहेगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? तो आपने फार्मूला पढ़ा था, vf = vi + at, ये तो 0 है, तो vy होगी -gt के बराबर। माइनस जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, माइनस का मतलब है कि डाउनवर्ड है।
इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, आपको पता है h इजिकल टू वी आई टी 1/2 AT²। ये तो ज़ीरो है तो ये y हो जाएगा 1/2 GT² हो जाएगा। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला हो गया। अब आपसे पूछेंगे एक काम की बात, वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t। प्रोजेक्टाइल, आपको पता है प्रोजेक्टाइल के पास दोनों वेलोसिटीज़ होती हैं, तो जब आपको प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चाहिए तो आपको हॉरिजॉन्टल भी देनी पड़ेगी और आपको वर्टिकल भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हम इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे v0x कैसे, वो तो आपको दी होगी, इसका स्क्वायर करेंगे, और vy आपकी कितनी होगी gt, तो आप यहाँ पे gt करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी आफ्टर टाइम t। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, a student throws drop a ball from a tower. A student drop a ball from a tower and he dropped and he throws another ball horizontally with a certain speed from same tower, then which of following is correct? ठीक है, both balls strikes the ground at same point. Option B, both balls strike ground at same instant. Both balls strike ground at different points. Option D, both B and C. ठीक है, अब देखें ये बहुत काम का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लें। एक ये टावर है, एक को हम जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, वो नीचे आके गिरेगा, और दूसरे को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, वो यहाँ गिरेगा। तो दोनों का जो गिरने वाला पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, ये यहाँ गिरेगा, ये यहाँ गिरेगा, पर दोनों सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे, दोनों सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि दोनों के पास वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी। टाइम जो होता है ना, वो बेसिकली वर्टिकल वेलोसिटी का फंक्शन होता है। तो याद रखें, दोनों बॉल सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम इंस्टेंट, बोथ बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, A student throws a ball horizontally with a speed of
20 meter per second from a height of 80 meters. Find the time taken by ball to hit the ground. Assume there is no air resistance और G का वैल्यू 10. इसके ऑप्शंस हैं 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 2 सेकंड. तो देखें, जब आप हॉरिजॉन्टली बॉल थ्रो करेंगे ना तो आपके टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और वैसे भी टाइम कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है, y इज इक्वल टू 1/2 GT². तो y क्या था? 80 मीटर. 80 मीटर से आपने थ्रो किया, 1/2 G का वैल्यू 10T², ये 5 हो जाएगा. वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 16 हो जाएगा और 16 का रूट जो है 4 आएगा, तो 4 सेकंड लेगा. एक और क्वेश्चन देख लें. A stone is dropped, a stone is thrown horizontally with a speed of 30 meter per second. Find its speed after 4 seconds. Take value of G 10 meter per second square. A stone is thrown horizontally with the speed of 30 meter per second. यहाँ पे ऐसे लिखा हो from a certain height. ठीक है. अब किसी हाइट से हमने स्टोन को 30 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है. हमें फाइंड करनी है उसकी स्पीड आफ्टर 4 सेकंड. ऑप्शन है 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड. तो सबसे पहले आपकी अंग्रेजी को समझ में आना चाहिए. इट्स स्पीड यानी प्रोजेक्टाइल की. तो प्रोजेक्टाइल की स्पीड के लिए हमें हॉरिजॉन्टल भी चाहिए. हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगी नहीं, हॉरिजॉन्टल तो 30 होगी. वर्टिकल हम फाइंड करेंगे, वर्टिकल GT से फाइंड करेंगे. G का वैल्यू 10 है, टाइम 4 है, तो 40 हो गई. अब हमें दोनों मिल चुकी है. अब हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 30 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, आपको पता है इसका रिजल्ट 50 आता है, तो इसका ये 50 होगा. इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते थे फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 3 सेकंड. तो हॉरिजॉन्टल वही रहेगी. इसी में आपसे पूछ सकते थे फाइंड द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 4 सेकंड, तो ये 40 होती. तो अगर हॉरिजॉन्टल का नाम लेंगे तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का नाम देंगे तो वर्टिकल, अगर जनरल पूछेंगे तो जनरल. अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लें, प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट क्वेश्चन. An aeroplane is moving horizontally with a speed of 200 meter per second at an altitude of 45 meters. A package is dropped. Find where does it strike the ground. Take value of G 10. अब देखें, ये हेलीकॉप्टर था, हॉरिजॉन्टली चल रहा था और यहाँ से हमने ड्रॉप किया तो यहाँ आके गिरेगा. समझो हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा था. अब हमें ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, यानी हमें x बताना है. ठीक है, पहले मैं इसके ऑप्शन लिख लेता हूँ. 60 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 या 50 मीटर. तो x फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? V0x इंटू टी. तो V0x आपको पहले से गिवन है, समझें आप. इसके 600, 800, 500,
900, ठीक है। तो V0x आपको पहले से पता है। टाइम कैसे फाइंड करेंगे इससे? टाइम तो ऐसे फाइंड करेंगे ना, इसकी जगह एल्टीट्यूड रखेंगे। एल्टीट्यूड कितना था इसका? 45 1/2 जी का वैल्यू 10 t², ये 5 होगा। वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 45 डिवाइडेड बाय 5 9 होगा, 9 का √3, टाइम मिल गया। V0x कितनी है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 600 हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था। तो इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। हमारी वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करता चलूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि ECAT का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। इसीलिए आपकी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। आप हमारे साथ चलते जाएं, पढ़ते जाएं। MCQs भी हम करवाते हैं हर लेक्चर में, 7 8 या 10 MCQs करवाते हैं। वही MCQs आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।